बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एज एजुकेशन जोन में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का आपका एक वायरल पेपर। जैसा कि पेपर जो है आपका 1 मार्च को जो आपका यूपी बोर्ड का नागरिक शास्त्र का पेपर होगा, वैसा ही पेपर जो है आज हम आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। और इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण होंगे, यानी कि 1 मार्च का जो आपका नागरिक शास्त्र का पेपर होगा वहाँ से रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को एकदम पूरा वॉच करिएगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं सबसे पहले खंड क को, जिसमें पहले आपके हैं बहुविकल्पी प्रश्न और 10 बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए जाते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है, 1968 भारत ने निम्नलिखित में से किस संधि को मानने से इनकार कर दिया था? पहला ऑप्शन दिया है एनपीटी, दूसरा स्टार्ट, तीसरा ऑप्शन है सीटीबीटी, चौथा है नाटो। तो प्यारे बच्चों, आपका जो है 1968 में भारत ने निम्नलिखित में से किस संधि को मानने से इनकार कर दिया था? तो आपका एनपीटी को, यानी कि ऑप्शन नंबर क जो है आपका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है? यानी कि आपका जो वैश्वीकरण है प्यारे बच्चों, किस प्रकार की अवधारणा है? पहला ऑप्शन दिया है क वाला आर्थिक, ख में राजनीतिक, ग में सांस्कृतिक और घ में बहुआयामी। यानी कि वैश्वीकरण जो है प्यारे बच्चों आपका किस प्रकार की अवधारणा है? तो वैश्वीकरण जो है प्यारे बच्चों आपका बहुआयामी अवधारणा है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ जो दिया है आपका एकदम सही होगा। तो अगला वाला प्रश्न देखते हैं, यानी तीसरा वाला। तो दिया है आपका क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वायुमंडल के संदर्भ में सही है? क वाला दिया है वायुमंडल में ओजोन गैस की बढ़ रही मात्रा, ख वाला है वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा घट रही है, ग में वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग 58% है और घ में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर जो क वाला दिया है वो एकदम सही है, यानी वायुमंडल में जो ओजोन गैस की मात्रा है वो दिन पर दिन जो है बढ़ती जा रही है, यानी कि क वाला जो है आपका ऑप्शन एकदम सही है। अब देखेंगे अपना अगला वाला प्रश्न, यानी चौथा वाला। तो दिया है शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? यानी आपका जो शॉक थेरेपी है प्यारे बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है? तो बात करें, पहला ऑप्शन दिया है आघात पहुंचाकर उपचार करना, ख वाला दिया है उपचार करके आघात पहुंचाना, ग में दिया है निजीकरण को बढ़ावा देना और ख में निजीकरण का विरोध करना। तो प्यारे बच्चों, आपका जो शॉक थेरेपी होता है उसका अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी आघात पहुंचाकर जो उपचार करने की विधि होती है इसी को आपका शॉक थेरेपी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क जो है आपका एकदम सही है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो आपका 1 मार्च का नागरिक शास्त्र का पेपर होगा ऑप्शन भी आपको इसी तरीके से दे। आपका कभी कभी घ में दे देगा कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, या ग में दे देगा, या फिर ख में दे देगा, या फिर क में भी दे। तो ऑप्शन आपको नहीं, डायरेक्ट आंसर याद करने हैं। अगला है WSF का पूरा नाम है, यानी कि WSF जो है प्यारे बच्चों आपका उसका पूरा नाम क्या है? तो WSF का आपका पूरा नाम क वाला ऑप्शन है वर्ल्ड सोशल फोरम, ख में दिया है वर्ल्ड सिक्योरिटी फोरम, ग में वर्ल्ड साइंटिस्ट फोरम और घ में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, WSF का आपका जो पूरा नाम होता है क्या होता है? वर्ल्ड सोशल फोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर क जो दिया है आपका एकदम सही होगा, यानी WSF का पूरा नाम जो है आपका वर्ल्ड सोशल फोरम होता है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, छठा वाला, कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है प्यारे बच्चों आपका कब पास हुआ? तो पहला ऑप्शन दिया है क में 1956 में, ख में दिया है 1955 में और ग में 1957 में और घ में जो है आपका 1958 में। तो प्यारे बच्चों, आपका जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो कब पास हुआ था? तो आपका 1956 में, यानी कि ऑप्शन नंबर क जो दिया है आपका एकदम सही होगा। सातवां वाला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, यानी जो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान है उसकी स्थापना किसने की थी? JC कुमारप्पा, क वाला। ख में PC महालनोबिस, ग में जो है KN राज और घ में जो है अरविंद पनगड़िया। तो प्यारे बच्चों, केंद्रीय सांस्कृतिक जो सांख्यिकी संस्थान है उसकी स्थापना जो है आपका PC महालनोबिस ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ख जो है आपका एकदम सही होगा। अगला वाला प्रश्न है कि बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य है? यानी कि जो आपका बॉम्बे प्लान है प्यारे बच्चों उसका उद्देश्य क्या है? क में दिया है भारत का राजनीतिक विकास करना, ख में दिया है भारत का सांस्कृतिक विकास करना और ग में दिया है आपका भारत का आर्थिक विकास करना और घ वाला ऑप्शन है भारत का स्वर्गीय विकास करना। तो प्यारे बच्चों, आपका जो बॉम्बे प्लान है इसका उद्देश्य जो रहा था आपका भारत का आर्थिक विकास करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ग जो दिया आपका एकदम सही होगा। यानी कि आपका जो बॉम्बे प्लान है इसका क्या उद्देश्य था? तो भारत का आर्थिक विकास करना। अब बात करते हैं अपने अगले यानी 9वें प्रश्न की। तो दिया है 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा जो हुई थी उस समय आपकी जो है प्रधानमंत्री कौन थी भारत की? तो आपका 1975 की जो आपातकालीन घोषणा हुई थी प्यारे बच्चों उसमें भारत की प्रधानमंत्री जो थी आपकी इंदिरा गांधी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ख जो दिया आपका एकदम सही होगा। 10वां वाला प्रश्न है, किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है? तो आपका जो है पहला ऑप्शन दिया है क में 1960, ख में 1980, ग में 1950 और घ में 1970। तो प्यारे बच्चों, का किस दशक को जो है स्वायत्तता का दशक कहा जाता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर जो ख दिया है एकदम सही होगा, यानी 1980 को जो है स्वायत्तता का दशक कहा जाता है।
अब अगला यानी कि अति लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न है अगले प्रश्न से। तो इसमें जो है आपका अति लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न है वो प्रत्येक एक एक नंबर के होंगे और आपके 10 इसमें भी होंगे। तो दिया है सुरक्षा से क्या तात्पर्य, यानी जो आपका सुरक्षा होता है प्यारे बच्चों, इससे क्या तात्पर्य है। तो बात करें सुरक्षा से आपका क्या तात्पर्य है, तो सुरक्षा से मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी जानकारी को किसी भी खतरे, नुकसान या हानि से बचाने की प्रक्रिया को आपका सुरक्षा कहते हैं। यानी कि सुरक्षा से मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानकारी को किसी भी खतरे, नुकसान या हानि से बचाने की प्रक्रिया को आपका सुरक्षा कहते हैं। अगला है कि नहीं दो अस्त्र नियंत्रण संधियों के नाम लिखिए। तो आपका दो अस्त्र नियंत्रण संधि में आपका एक एनपीटी हो जाएगा जैसा कि आपका दिया था, और एक आपका जो हो जाएगा सीडब्ल्यूसी हो जाएगा। यानी कि दो आपकी अस्त्र नियंत्रण जो संधियों का नाम लेख है आपका, एक एनपीटी हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एक आपका सीडब्ल्यूसी हो जाएगा। तो ये आपके दो हो गए। अगला आपका है वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, यानी कि प्यारे बच्चों का जो वैश्वीकरण है उससे क्या अभिप्राय है। तो इसका देखेंगे कि दुनिया भर में देशों के बीच बढ़ती हुई आपसी निर्भरता और एकीकरण को जो है वैश्वीकरण करते हैं। यानी कि दुनिया भर में जो है देशों के बीच बढ़ती हुई आपसी निर्भरता और एकीकरण को जो है आपका वैश्वीकरण कहते हैं। बात करते हैं अपने अगले यानी 14वें प्रश्न की। पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था, यानी आपका जो पृथ्वी सम्मेलन है प्यारे बच्चों वो आपका किस समस्या को लेकर जो है आयोजित किया गया था। तो पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को लेकर जो है आपका पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, यानी कि आपका पर्यावरण से संबंधित जुड़ी समस्याओं को लेकर जो है पृथ्वी सम्मेलन जो है आपका आयोजित किया गया था। और जैसे आपका कुछ बात करें तो जलवायु परिवर्तन हो जाएगा और जैव विविधता की हानि हो जाएगा। अगला है साझी संपदा का क्या अर्थ है, यानी कि आपका जो कह रहे हो साझी संपदा होती है उसका अर्थ क्या होता है, यानी साझी संपदा जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो देखेंगे वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे साझी संपदा कहते हैं। यानी कि ऐसे साधन होते हैं आपके साझी संपदा जिन पर केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का जो है अधिकार होता है, उसी का है प्यारे बच्चों आपको साझी संपदा कहते हैं। अगला वाला प्रश्न है देश में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी थी। तो आपका देश में जो प्रथम बार गठबंधन सरकार बनी थी प्यारे बच्चों आपका 1998 में, यानी कि 1998 यानी 1998 में। और किसकी बनी थी आपका, तो बात करें किसकी बनी थी तो आपका जो है एनडीए की सरकार बनी थी। यानी कि अगर बात करें किसकी बनी थी तो आपका एनडीए की सरकार बनी थी। तो आपका कब बनी थी तो 1998 में बनी थी। और किसकी सरकार बनी थी तो एनडीए की सरकार बनी थी। अगला वाला क्वेश्चन है 17वां वाला, सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है, यानी सिंडिकेट जो है प्यारे बच्चों उससे आपका क्या अभिप्राय है। तो लोगों या व्यवसायों का एक समूह जो एक टीम के तौर पर काम करता है उसी को आपका सिंडिकेट कहते हैं। यानी कि आपका लोगों या व्यवसायों का एक समूह जो है जो एक टीम की तरह कार्य करता है उसी को जो है आपका सिंडिकेट कहते हैं। अगला वाला प्रश्न है कि देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले दो राज्यों के नाम लिखिए। तो आपका पंजाब हो जाएगा। देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले दो राज्य जो हैं आपके पंजाब और एक आपका जो है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल और पंजाब हो जाएगा। यानी कि देश के विभाजन से जो आपके प्रभावित होने वाले दो राज्य थे कौन थे, हो जाएंगे प्यारे बच्चों पंजाब और पश्चिम बंगाल। अब देखेंगे अगला प्रश्न, अल्पतम सरकार किसे कहते हैं, यानी अल्पतम जो सरकार है वो किसे कहते हैं। तो बात करें अल्पतम सरकार की प्यारे, अल्पमत है माफ़ करिए, तो अल्पमत सरकार की बात करें प्यारे बच्चों तो आपका जिस सरकार के पास संसद में बहुमत नहीं होता है, यानी कि जिस सरकार के पास संसद में बहुमत नहीं होता है उसी को जो है आपका अल्पमत सरकार कहते हैं। अगला है मध्य अवधि चुनाव किसे कहते हैं, यानी कि जो आपके मध्य अवधि चुनाव है वो किसे कहते हैं। तो मध्य अवधि चुनाव जो है प्यारे बच्चों, जैसे बात करें भारत में 5 साल का जो है कार्यकाल होता है किसी भी सरकार का, और अन्य देशों में जो भी नियम हो तो 5 साल का जो है कार्यकाल है, अगर इसे कोई सरकार पूरा ना कर पाए और इसके जो है आपका बीच में या 1-2 महीने या कभी भी जो है आपका गिर जाए, यानी 5 साल का कार्यकाल ना पूरा कर पाए और इस समय जो है वो सरकार गिर जाए और किसी कारणवश या किसी कारणवश जो है बीच में ही चुनाव हो जाए तो उसे जो है ये मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। अब आपका है लघुत्तरी प्रश्न का 2 टाइप और ये आपके 5-5 नंबर के होंगे। जैसे दिया है प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया, इनकी किन्हीं दो विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। और प्यारे बच्चों आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया, इसकी किन्हीं दो विशिष्ट संस्थाओं का नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका एक है। अगला देखेंगे भारत के नागरिक के रूप में भारत के राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों का जो भारत के नागरिक के रूप में, यानी आप भारत के नागरिक हैं उसके रूप में जो आपको क्या देना है, भारत के राष्ट्र संघ में जो है स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, इसके जो है आपको इसके पक्ष में आपको 2 तर्क देने रहेंगे।
अगला वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आसियान का निर्माण क्यों किया गया? क्या यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है? इसके पक्ष में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका जो आसियान का निर्माण किया गया है वो क्यों किया गया है, और क्या यह जो है यानी आसियान जो है अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल है? अगर सफल है तो इसके पक्ष में अपने विचार को जो है, अपने विचार जो आपके हैं उसको आपको स्पष्ट करना है। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न यानी 24 नंबर का प्रश्न, तो दिया है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है प्यारे बच्चों, आपका एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको स्पष्ट करने के लिए बोला है। अगला देखेंगे आपका जो दिया है क्वेश्चन कि 1975 ईस्वी में आपातकालीन लागू होने से हमें क्या सीख मिली, स्पष्ट कीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपका बहुविकल्पी में पूछा था इसी से संबंधित कि 1975 में जब है आपातकालीन लागू हुआ था तो कौन प्रधानमंत्री थी, तो आपकी इंदिरा गांधी थी। और इसी के विषय में जो है आपका 1975 ईस्वी में आपातकालीन लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका हर साल पूछा जाता है। अगला देखेंगे असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति तथा तथ्य सहित उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अब इसके बाद जो है आपके लघुत्तरीय प्रश्न दो टाइप के होंगे, जिसमें 27वां प्रश्न है भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने वाली की क्षमता है, चुनौती देने की क्षमता है वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि भी तर्क से दीजिए। यानी भारत और चीन की जो उभरती अर्थव्यवस्था है प्यारे बच्चों, उसमें वर्तमान की ध्रुवीय जो व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है, उसमें वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप सहमत हैं? और जब आप सहमत हैं तो इसके मत में जो है पुष्टि जी तर्क से कीजिए। उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए, किन्हीं तीन कारणों को उल्लेख कीजिए। और फिर बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये भी है और ये भी आपका बार बार पूछा जाता है। अगला वाला है नियोजन से क्या अभिप्राय है? नियोजित और व्यवस्था की राह में प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का जो है योजनाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। और प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका ये भी है। और प्यारे बच्चों इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको इस पेपर के बताए गए हैं सभी आपके महत्वपूर्ण हैं, जो आपके आंसर के साथ बताए गए हैं वो भी, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन है तो इनका जो है आपको तुरंत आंसर देना मुश्किल है। तो आप लोगों को अगर किसी प्रश्न में थोड़ी बड़ी दिक्कत होगी जिनका आंसर नहीं बताया गया है तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका आंसर भी बता दिया जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को खुद से मिल जाए अपनी कॉपी या क्वेश्चन बैंक में तो आप खुद से जो है इसके आंसर ढूंढ करके इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। अगला है 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे, इनकी भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े। यानी कि 1989 की बात की जो अवधि है उसमें भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे प्यारे बच्चों, और इनकी भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े। अब अगला आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसमें जो है आपके दो प्रश्न रहेंगे। जैसे पहला है दाक्षेस क्या है, दक्षेस क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, दक्षिण एशिया की प्रगति में दशेस यानी सार्क ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आपके सुझाव क्या है। और प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये भी है और लिख लीजिए, ये भी जो प्रश्न है आपका जरूर पूछेगा आपके किसी ना किसी सेट के पेपर में। अथवा में आपको दिया है दो ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके विघटन के चार कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपका जो दो ध्रुवीय विश्व का जो है इसका क्या अर्थ है और इसके विघटन में जो है किन्हीं चार कारणों का आपको उल्लेख करने के लिए बोला है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। यानी भारत और पाकिस्तान के साथ जो है जो आपका जो है निम्न देशों के साथ जो है भारत के वैदेशिक संबंध यानी कि विदेश के जो आप संबंध होते हैं कैसे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच तो आप सबको पता है कैसे हैं। उसके बाद भारत और चीन के बीच जो है आपके संबंध कैसे हैं, इसको आपको समझाने के लिए बोल रहा है। तो आपके बारे में इसकी क्या राय है इसको बताना रहेगा। या फिर अथवा में दिया है गुट निरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है, वर्तमान परिस्थितियों में यह भारत के लिए प्रासंगिक है, इसके पक्ष में भी अपना मत स्पष्ट कीजिए। और प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये भी है, गुट निरपेक्षता की राजनीति नीति का क्या अर्थ है। और प्यारे बच्चों इस क्लास में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सभी को आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 1 मार्च के पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछेंगे और आपको जो है ऐसे पेपर रोज सॉल्व कराए जाएंगे आपके हर सब्जेक्ट का। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो आप लोग जो है अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया से करिए।